हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की हम पहली अपडेट की बात करें ना, तो वो आती है यहाँ पर नेमार से। और अगर आप इस चैनल के डेली मेंबर हो तो डेफिनेटली हमने परसों के एपिसोड में नेमार टू मैनचेस्टर सिटी को एक्सप्लोर किया था। और एक्चुअली में इस पर डिस्कस किया था कि इस डील के क्या प्रोज हैं और इस डील के क्या कॉन्स हैं और एक्चुअली में क्या ये पॉसिबल है या नहीं। लेकिन अगर आज के एपिसोड के अपडेट की बात करें तो एक नई पॉसिबिलिटीज और नई डायमेंशन निकल के आई कि क्यों ये एक्चुअली में जो डील है ना वो अब टूट चुकी है, यानी कि मैनचेस्टर सिटी नेगोशिएशन से बाहर हो चुकी है। हाँ, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैनचेस्टर सिटी ने पीएसजी के इस प्रपोजल को एक्चुअली में रिजेक्ट कर दिया। अब सबसे पहले तो अच्छा ये चीज आई है कि पेप गार्डियोला, जो कि पर्सनली खुद नेमार को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और एक तरीके से माना जा रहा था कि इतने सारे फॉरवर्ड्स को जाने के बाद कहीं ना कहीं यूलियन अल्वारेज, हालैंड और इन सब के बीच नेमार की मैनचेस्टर सिटी में जगह बन सकती है। लेकिन इसके पीछे दो रीजन है कि क्यों यहाँ पर पेप गार्डियोला या फिर हम कहें कि इन जनरल मैनचेस्टर सिटी ने नेमार को एक्चुअली में रिजेक्ट कर दिया। पहला यहाँ पर ये है कि ये माना जाता है कि जो नेमार की एज है वो ऑप्टिमम नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैनचेस्टर सिटी किस तरीके का जो फॉरवर्ड है अगर एक्चुअली में रिक्रूट करना चाहती है अपने क्लब में तो इस एज रेंज का ना हो। अच्छा, पता है ऐसा भी नहीं है कि एज बहुत ज्यादा है कि मतलब बिल्कुल ही 37-38 साल हो गई कि या फिर 36 हो गई, 35 हो गई, ऐसा नहीं है। बट फैक्ट इज कि अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो पहला रीजन इसलिए और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा है। मैनचेस्टर सिटी उसको पे करना चाहती ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर ये जो जिस तरीके का पैसा है वो ना हालैंड ले रहा है ना ही केविन डी ब्रुयने ले रहा है, तो कोई रीजन बनता नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी, जिसको इतनी कोई इमीडिएट नीड भी नहीं है कि वो नेमार के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसको 500-600 की दे दे। और पीएसजी तो चाहेगी कि ना, मतलब पीएसजी तो यार देखो, कुल मिला के देखो, पीएसजी को जितना फायदा ट्रांसफर फी में नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा फायदा तो उनको उसको वेज बिल को हटा के होगा। तो वो कल को कोई कहेगा कि यार हमारे पास 50 मिलियन नहीं देने के लिए, हमारे पास सिर्फ 35-40 मिलियन है, वो कहेगा ठीक है, तो 35-40 में इसको ले जा, क्योंकि उसको पता है कि सामने से जो उसका वेज बिल, जो वेज बिल में से उसकी वेजेस हट रही है वो कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी इसमें और निकल के आई है कि एक्चुअली में ये डील इसलिए भी बहुत जल्दी नेगोशिएशन टूट गई कि पीएसजी इस पूरी डील में कहीं ना कहीं बर्नार्डो सिल्वा को घुसेड़ने के चक्कर में थी। वो कुछ एक तरीका निकाल रहे थे, वो एक तरीके से क्राफ्ट कर रहे थे कि कैसे नेमार पीएसजी से मैनचेस्टर सिटी चले जाए और बर्नार्डो सिल्वा मैनचेस्टर सिटी से पीएसजी चले जाए। और मैनचेस्टर सिटी इसके पूरे पूरे खिलाफ थे। वो इस चीज से तो और भी ज्यादा मतलब पिस्ड ऑफ हो गए, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम कुछ भी क्राफ्ट कर लो लेकिन ये डील इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी ना, प्लेयर्स ऑफ डील में। और यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने इसको ज्यादा सही समझा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम नेगोशिएशंस को यहाँ पर ऑफ ही कर देते हैं। वैसे अगर बर्नार्डो सिल्वा के अपडेट की हम बात करें तो लगातार बार्सिलोना से हमको ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अगर फ्रैंकी डियोंग यहाँ पर लीव करता है, जिसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, अभी एपिसोड में हम इसके रिगार्डिंग अपडेट पे बात भी करेंगे, तो बर्नार्डो सिल्वा को मैनचेस्टर सिटी से बार्सिलोना आने के चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई हैं। और अगर ये नहीं होता तो डेफिनेटली बर्नार्डो सिल्वा का कोई भी चांस नहीं बनता। अगर डियोंग नहीं जाता तो बर्नार्डो सिल्वा भी नहीं आएगा। वैसे सवाल है बार्सिलोना के फैंस के लिए, तुम किसको एक्चुअली में ज्यादा प्रेफर करते हो, बर्नार्डो सिल्वा है या फिर फ्रैंकी डियोंग एक्चुअली में तुम्हारे क्लब में रहे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं एक और पीएसजी की सुपरस्टार यानी कि लियोनेल मेसी से। तो भाई देखो, मेसी के रिगार्डिंग ना मेरे को अब एक चीज तो पक्का कंफर्म क्लियर होती हुई दिख रही है कि कमिंग दिस सीजन, जो भी अब नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो आएगा ना, उसमें दो पॉसिबिलिटीज तो ऑलरेडी मेसी के लिए कंफर्म होती हुई दिख रही है। पहला ये है कि पीएसजी पूरा ट्राई करने वाली है कि वो एक साल जो एक्सटेंडेड ईयर का ऑप्शन है उस क्लॉज को ट्रिगर कर दे मेसी के कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि एक साल उसको और रोक के रखे। और ये चीज मैंने कई एपिसोड में बार बार तुमको बताई कि मेसी के रहने से पीएसजी को बहुत फायदा होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि एमएलएस, अगर हम लेटेस्ट क्लब की बात करें तो इंटर मायामी इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इस पॉसिबिलिटी में कि वो लियोनेल मेसी को अपने क्लब में लेके आए। इसके पीछे रीजन दो सिंपल होते हैं। एक तो ये मेरे को लगता है कि नॉर्म बना हुआ है, एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि जो साउथ अमेरिकन प्लेयर्स होते हैं ना, वो एमएलएस जाना प्रेफर करते हैं अपने लेटर स्टेजेस में, चाहे वो मेसी हो, चाहे वो हिगुएन हो, चाहे बाकी के प्लेयर्स हो, वो ये प्रेफर करते हैं। और मेसी के केस में भी सेम ये चीज प्रेडिक्ट की जा रही है। और दूसरा रीजन ये है कि एक तो वहां का लाइफस्टाइल और वहां के पैसे। ऑफ कोर्स इस समय मेसी जहां पर है, मेरे को लगता है कि उससे ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल इस समय कहीं और हो सकती है, दैट इज एक्चुअली पेरिस। लेकिन फिर भी अगर इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एमएलएस एक वो क्लब हो सकता है। हाउएवर स्पोर्टिंगली मेरे को कोई भी रीजन नहीं लगता कि क्यों मेसी इस समय यहाँ पर एमएलएस जाना प्रेफर करेगा। आई थिंक एक यूरोपियन जो कहते हैं ना मूव एक और बचा है मेसी में, एंड आई थिंक ये डिपेंड करता है कि पीएसजी के साथ वो चैंपियंस लीग इस बार जीत सकता है या नहीं। एक चीज जो मैं मान सकता हूँ वो ये है कि
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम इनसाइडर सोर्सेज की बात करें तो ये तो माना जा रहा है कि इस समय एक ही ऑब्सेशन है मेसी का, वो ये है कि अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप कैसे जीतना है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जब से वो PSG आया है, दिस इज एक्चुअली द टाइम जब वो PSG में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है। और देखो एम्बाप्पे एमपेटीएम वाले सागा के बाद देखो थोड़ा लगाव बढ़ गया है मेरा PSG से, बट स्टिल अगर फुटबॉलिंग टर्म्स की हम बात करें तो मैं इन डिफरेंसेस को साइड रखता हूँ। एंड आई जस्ट रियली होप एंड आई जस्ट रियली एक्सपेक्ट कि मेसी, नेमार एंड एम्पेपाल एक्चुअली में बढ़िया खेले और अच्छा यार एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे, क्योंकि ये ट्रायो बार बार देखने को नहीं मिलेगी हमको फुटबॉल वर्ल्ड में। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़े से बड़े भैया की। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग अगर अपडेट की बात करें तो हाँ कोई नया क्लब नहीं आया है। अब लाइक काफी लोग तो भाई जॉर्ज मेंडेस सब कौन से क्लब के पास पहुंच गया होगा, लेकिन एक्चुअली में पियर्स मॉर्गन, फुटबॉल पंडित, जर्नलिस्ट, कुछ भी कह लो चाचा को, तो उसके रिलेशन जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं। काफी बार उसने इंटरव्यू लिया हुआ है और रिसेंटली उसने एक इंटरव्यू में एक अपडेट दी कि भाई पिछले हफ्ते जब एक्चुअली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कम्युनिकेशन मेरे को लगता है कि इस समय किसी के साथ भी नहीं चल रहा, ना हमको कोई अपडेट मिल पा रही है। हाँ बस एक फेक का कमेंट आ गया था इंस्टाग्राम पे, उसके बाद तो और बवाल मच गया था। तो वहां पर उन्होंने ये चीज कहा कि मेरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बहुत बात हुई है पिछले एक हफ्ते में, और मैं तुमको ये चीज तो बता सकता हूँ, बहुत सिंपली पुट कर रहा हूँ, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में हमको क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद से अब कभी देखने को मिले। उसने कहा कि यहाँ पर फिजिकली तो पता नहीं मेरे को, क्योंकि क्या चल रहा है मैं तुमको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ऐसी इंफॉर्मेशन है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन मेंटली हम ये कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड से मूव ऑन कर चुका है एंड इट इज हाईली अनलाइकली कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो वापस से अपना कमबैक करने वाला है। अब इसमें रिलायबिलिटी मत पूछ लेना भाई, वो बंदा खुद कह रहा है कि मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ चैट करी है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। देखो वो झूठ भी बोल सकता है, चूतिया भी काट सकता है, लेकिन इसमें टीयर 1 टीयर 2 का तो कुछ है ही नहीं, ये तो टीयर 0 ही हो गया फिर, क्योंकि बंदा खुद उससे ही बात कर रहा है, सोर्स से। लेकिन बाकी यार यही अपडेट है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी जूल्स कोंडे वाले सागा की, जिसमें शायद से चेल्सी अब बार्सिलोना को बीट करती हुई दिख रही है। लेकिन आई थिंक काफी लोग ने इस चीज को रफीनिया वाले से कंपेयर कर रहे हैं, रफीनिया डील से। आई थिंक रफीनिया वाली डील में और इसमें ज्यादा कुछ खास कॉमन है नहीं, सिवाय इसके कि दोनों ही डीलों में चेल्सी एक ऑप्शन था और बार्सिलोना का ऑप्शन है। उसके पीछे रीजन अगर मैं तुमको बताऊं तो जहाँ रफीनिया ने लीड्स यूनाइटेड को ये चीज क्लियर कर दी थी कि मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बार्सिलोना है, अगर कल को बार्सिलोना हट जाती है रेस से तो मैं ठीक है चेल्सी आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स बार्सिलोना हटी भी नहीं और बार्सिलोना यहाँ पर रफीनिया को लेके भी आ गई। लेकिन अगर जूल्स कोंटे की हम बात करें ना, तो जूल्स कोंटे ने एक्चुअली में कोई प्रायोरिटी सेट नहीं कर रखी। हाँ उसको ये पता है कि जावी उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पजल पीस मानता है अपने पजल का, लेकिन साइड बाय साइड उसको ये भी पता है कि वही चीज चेल्सी में भी है, चेल्सी में कोई डिफरेंट थोड़ी है। अगर बार्सिलोना एक इमर्जिंग स्क्वाड है तो सेम गोज फॉर चेल्सी, कंसीडरिंग द फैक्ट कि थॉमस टुकल भी पिछले सीजन ही जूल्स कोंटे को लेके आना चाह रहा था। यहाँ पर अगर हम पर्सनल एग्रीमेंट की बात करें तो कोंटे का दोनों के साथ है, कोंटे का पर्सनल एग्रीमेंट बार्सिलोना के साथ भी है, कोंटे का पर्सनल एग्रीमेंट यहाँ पर चेल्सी के साथ भी है। इट्स द मैटर ऑफ टाइम कि सविया एक्चुअली में किस के साथ यहाँ पर नेगोशिएट करती है। तो कुल मिला के जूल्स कोंटे ने सविया को ये एक तरीके से फ्रीडम दे दी कि ठीक है तो भाई नेगोशिएट कर, चाहे बार्सा से तू नेगोशिएट कर, चाहे चेल्सी से, तेरे को जिससे साथ नेगोशिएट करना है तो उसके साथ नेगोशिएट कर और मैं फिर ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पर सविया को कोई हड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। वैसे तो मेरे को अभी सविया ने जो पहला ऑफर था चेल्सी का वो उन्होंने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है और चेल्सी ने उनको आश्वासन दिया कि भाई तो रुक जा, हम अभी लेके आ रहे हैं और पैसे, हम दूसरा बिड भी दे देंगे। बट स्टिल मेरे को लगता है कि सविया बार्सिलोना के लिए वेट करेगी। लाइक आइडियली पैटर्न को देखें तो वेट करना चाहिए। अब वो इस डील को क्लोज भी कर सकते हैं जो कि काफी लोग बता भी रहे हैं, लेकिन आइडियली वो वेट करना चाहिए क्योंकि उनके लिए तो अच्छा ही है ना, उनके लिए तो अच्छा ही है। लाइक बार्सिलोना और चेल्सी में से कोई ना कोई तो ज्यादा पैसे दे ही देगा, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जूल्स कोंटे इज रियली अ बिग बिजनेस। दोनों के पर्सपेक्टिव से देखें तो जहां टॉमस टुकल उसको कलिडो कुलिबाली की हम बात करें और उसके साथ पेयर अप करना चाहता है, यहाँ पे बाकी अपनी डिफेंस का एक बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट करना चाहता है। साइड बाय साइड अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर भी बार्सिलोना में रोनाल्ड अराउजो और इसकी पार्टनरशिप को वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आना चाहता है और जावी मेक श्योर करना चाहता है कि हर एक डिपार्टमेंट में बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन टॉप नॉच दिखे, जो कि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जूल्स कोंटे के साथ है। तो जूल्स कोंटे एक्चुअली में प्लेयर है वर्ल्ड क्लास, लेकिन वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो अपनी कैपेबिलिटी से बड़ी इस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ये एक डील मेरे को लगता है काफी इंटरेस्टिंग है और आई थिंक चेल्सी लेके जा सकती है। अभी मैं कहूँगा कि जो एज है वो चेल्सी के पास है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी सदाबहार कहानी के बारे में, यानी कि फ्रैंकी डियोंग, तो क्या चेल्सी एक्चुअली में फ्रैंकी डियोंग की डील को एक बार फिर से हाईजैक करने की वो जो रूमर्स हैं वो तेज हो चुके हैं।
अब देखो यहाँ पे जो रीजन बताया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टोरी का स्ट्रक्चर है सिंपल कि यहाँ पर चेल्सी ने रिसेंट टाइम्स में ये बताया बार्सिलोना को कि वो वर्बली तैयार है कि हम ठीक है फ्रैंकी डियोंग के लिए हम फर्म इंटरेस्ट रखते हैं और फ्रैंकी डियोंग को शायद से हम तुम्हारे साथ ले सकते हैं। अब इसके पीछे के जो रीजन है वो ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो जो फ्रैंकी डियोंग का एजेंट है, अब उसका बार्सिलोना के साथ रिलेशन खराब है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ देखो आधे लोग कुछ बोलेंगे आधे लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि दे प्रेफर कि पीएसजी या फिर चेल्सी या फिर मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब्स से बिड आए और यहाँ पर एक्सेप्ट हो। अब सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है कि चैंपियंस लीग फुटबॉल उनके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो तीसरा बड़ा रीजन है वो ये भी बताया जा रहा है कि फ्रैंकी डियोंग एक्चुअली में चेल्सी इसलिए भी जा सकता है क्योंकि शायद से चेल्सी उसको वो प्रोजेक्ट दे सकती है आने वाले टाइम में, और उसको जो चैंपियंस लीग का फुटबॉल है वो यहाँ पर बहुत आराम से मिल जाएगा, और वो क्यों अपने आप को डाउनग्रेड करेगा फ्रॉम चैंपियंस लीग स्क्वाड टू अ यूरोपा लीग स्क्वाड, ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। अब एक्चुअली में मेरे को लगता है कि देखो यार, इसमें अगर सच्चाई हुई, जो कि एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एनगोलो कांटे और अगर हम बात करें जॉर्गिनो, दोनों का ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ एक साल का बचा हुआ है, तो शायद से मूव ऑन कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट के लिए चेल्सी की, ठीक है हम फ्रैंकी डियोंग को ले आते हैं। लेकिन पता नहीं, मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये एक टैक्टिक्स है बार्सिलोना की तरफ से कि जल्दी से जल्दी जो प्रेशर है ना फ्रैंकी डियोंग पे वो भी बना रहे, और साइड बाय साइड साइकोलॉजिकल प्रेशर अब मैनचेस्टर यूनाइटेड पे बना रहा है। अब तुम कहोगे कि जब यूनाइटेड से तुमने वर्बली एग्री कर दिया तो प्रेशर किस चीज़ का, तो भाई जो वेजेस हैं वो तो बचे हुए हैं, वो तो कैसे ना कैसे पे करने हैं। अब इसमें मेरे को एक क्रिएटिव आइडिया ये भी लग रहा है कि शायद से एट दी एंड ना यूनाइटेड पता है क्या करेगी, यूनाइटेड शायद से साइनिंग ऑन बोनस बढ़ा सकती है फ्रैंकी डियोंग का। अब तुम कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या सोल्यूशन हुआ। अब मान के चलो कि फ्रैंकी डियोंग को 17 मिलियन बार्सिलोना से मिलने हैं, बार्सिलोना मना कर देती है, कहती ठीक है लटका रहे हमारा क्या, तो रहेगा नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन ठीक है नहीं जा रहा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को जरूरत है फ्रैंकी डियोंग की, तो ऐसे में वो ये करेगा कि वो उससे कहेंगे एक काम कर, तू बार्सिलोना से छोड़ दे, तू वो 17 मिलियन छोड़ दे, हम तेरे को जो साइनिंग ऑन बोनस दे रहे थे, हम तेरे को अगर 25 मिलियन दे रहे थे तो अब हम तेरे को 45 मिलियन दे रहे हैं, यानी कि अब हम तेरे को 20 मिलियन और साइनिंग ऑन बोनस दे रहे हैं। तो वो पैसा वहां बचा हुआ था वो शायद से एक्चुअली में इसको साइनिंग ऑन बोनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली में वो ट्राई कर सकते हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं। हाउएवर आई थिंक कुछ भी कहना अभी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड तैयार तो है लॉन्ग गेम खेलने के लिए, यानी कि उनको कोई इतनी हड़बड़ी नहीं है, उनको पता है जरूरत है और जरूरत बहुत बड़ी है, तो एक भी गलत कदम उठाया तो डील हाथ से जाएगी। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है अगेन पीएसजी से। तो पीएसजी के अगर हम रिपोर्ट्स की हम बात करें तो वो इस समय 2 डील्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक स्ट्राइकर की और एक सेंटर बैक की। स्ट्राइकर की बात करें तो स्कमक्का के साथ यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर हुगो एक्टिते के साथ वो अभी लिंक है नेगोशिएशंस में। लेकिन अगर सेंटर बैक की बात करें तो काफी टाइम से एक काफी कॉन्फिडेंट डील वो परस्यू कर रहे हैं, दैट इज स्क्रीनियर की फ्रॉम इंटरनेशनल। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तो इंटर का जो प्राइस टैग है वो 70 मिलियन है, पीएसजी 50 के आसपास दे रही है, जो कि इंटर ने रिजेक्ट भी कर दिया और वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। अब इसको एक्सेप्ट करने का एक बहुत बड़ा ना एक्सेप्ट करने का बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ब्रेमर की रेस में एक्चुअली में अब इंटर हार गई है और यूवेंटस ऑलरेडी मतलब पर्सनल एग्रीमेंट अब एग्री करवाने की कोशिश चल रही है, तो जैसे यूवेंटस इस डील को ले जा सकती है क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने डिलीट सेल कर दिया है, तो उनको ब्रेमर चाहिए। तो यहाँ पर अब कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं है इंटर के पास कि वो स्क्रीनर को सेल करे, तो अंटिल अनलेस यहाँ पर 20 मिलियन पीएसजी बढ़ा दे तो कोई कंफर्म नहीं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको ऐसी कोई टिप भी नहीं मिली है कि यहाँ पर पीएसजी 20 मिलियन बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर 20 मिलियन नहीं बढ़ते तो यहाँ पर डेफिनेटली स्क्रीनियर इंटरनेशनल ही रहेगा। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि पीएसजी एक नए सिस्टम नए फॉर्मेशन की तरफ जा रही है, वहाँ बैक 3 का सिस्टम डिप्लॉय किया जा रहा है क्रिस्टोफर गाल्टिeri की तरफ से, आई थिंक वहाँ पर स्क्रीनर का होना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।